माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है मेटामॉर्फोसिस पर कि पोस्ट इम्ब्रियोनिक मेटामॉर्फोसिस कैसे फॉर्म होती है कि एक इम्ब्रियो से या लार्वल फॉर्म, इम्ब्रियो से लार्वल फॉर्म और लार्वल टू एडल्ट फॉर्मेशन में कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए या फिर एपोप्टोसिस के लिए, कि कौन कौन से पार्ट्स का एपोप्टोसिस होता है और न्यूली कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, है ना। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस मीन्स क्या होता है। जनरली अगर हम देखें मेटामॉर्फोसिस मतलब मोर्फोलॉजिकल पार्ट्स का न्यूली फॉर्मेशन होना, दिस आर कॉल्ड एज द मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक लार्वल फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर्स है जिनका मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना, एक न्यूली स्ट्रक्चर फॉर्म होना और एडल्ट में जो कि उनके फेट्स को अचीव करता हो और उनके फंक्शंस को अचीव करता हो, है ना। जो कि हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है एक लार्वल फॉर्म में डेवलप होते हैं जो कि एक एडल्ट फॉर्म में ये मॉडिफाइड होते हैं। देन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन whose young are basically smaller version of the adult are referred to the directly developer. In most animal species, however, embryonic development including a larval stage with a characterized very different from those of adult organism which emerge only after period of metamorphosis. These animal are in direct development. मतलब क्या होता है कि development of adapted या फिर हम बोल सकते हैं modified adult structure to the larval form. लार्वल फॉर्म से एक एडल्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना, दिस आर कॉल्ड एज द मॉर्फोसिस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स का फॉर्मेशन होना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एडल्ट स्ट्रक्चर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अगर हम देखें एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस की अगर हम बात करें तो जैसे कि लार्वल फॉर्म में लार्वल क्या होते हैं, लार्वा एक्वेटिक्स होते हैं, है ना। पर अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल्स होते हैं। तो अगर ये एक्वेटिक फॉर्म है तो यहाँ पर एक्वेटिक जैसे स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होंगे, जैसे गिल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गिल्स का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज क्या होता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं और ये रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस करके इनके फंक्शंस को रिक्रूट करते हैं। अब अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो एडल्ट्स के अंदर टेरेस्ट्रियल एडल्ट्स होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये गिल्स से लंग्स का फॉर्मेशन होना मतलब एक मॉडिफिकेशन होना और यही मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर मतलब मेटामॉर्फोसिस। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर। मतलब सम मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, चेंजिंग ऑफ लार्वल टू एडल्ट फॉर्म एंड चेंजिंग ऑफ देयर मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द मेटामॉर्फोसिस, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर एरोटिक आर्ट्स प्रेजेंट होता है, एरोटा प्रेजेंट होती है और एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड कॉमन जुगुलर वेंस होती है ना। अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो एडल्ट्स में क्या होता है, कैरोटिड आर्च, सिस्टेमिन्स आर्च और कार्डियलिन वेंस प्रेजेंट होती है ना। एक मोस्टली क्या होते हैं, लार्वल फॉर्म जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें टेल्स प्रेजेंट होती है। अब एक्वेटिक है तो इनके लोकोमोशंस के लिए कुछ ऑर्गन तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसके लोकोमोशन के लिए टेल प्रेजेंट होती है, टेल और फिन्स का प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो एडल्ट जो होते हैं टेरेस्ट्रियल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल होने के कारण क्या होता है, इनको टेल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए टेललेस हो जाते हैं। तो टेललेस होने के लिए क्या होता है, टेल का एपोप्टोसिस होना मतलब यहाँ पर रिमूवल होना, रिमूवल। और ये रिमूवल कैसे होता है, एक हार्मोनल प्रोसेस से होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस किसी हार्मोन की हेल्प से होती है ना। टेट्रापोड लार्वा होता है मतलब इसके अंदर टेललेस होता है, टेल की जगह पर क्या होता है, पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर पैर प्रेजेंट होते हैं, उनके लेग्स प्रेजेंट होते हैं ना। और ये भी डेवलप्ड लेग्स होते हैं। बात करें हम न्यूट्रिशनल की तो ये हर्बीवोर्स होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स होने के साथ साथ क्या होता है, इनके पास लॉन्ग स्पाइरल गट्स
लॉन्ग स्पाइरल गट्स प्रेजेंट होती है और इंटेस्टाइनल सिम्बायोट्स, है ना। यहाँ पर गट्स जो होती है लॉन्ग होती है, बिकॉज क्यों, क्योंकि लॉन्ग होने के कारण क्या होता है, हर्बीवोर जो होते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट है ये डाइजेशन के अंदर थोड़ा टाइम लेते हैं, डाइजेशन इनका प्रॉपर नहीं होता है। प्रॉपर डाइजेशन के लिए इनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर गट जो होती है लॉन्ग होती है। अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस होने के कारण क्या होता है कि इनकी जो शॉर्ट गट होती है, शॉर्ट गट में क्या होता है कि इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है, मोस्टली ऐसे एंजाइम्स हमारा ह्यूमन बॉडी में, या फिर हम बोले वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, मोस्टली एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अल्फा फॉर्म्ड स्ट्रक्चर का डाइजेशन करते हैं। इसी कारण क्या होता है, कार्निवोर्स में जो कि मांस या मीट वगैरह ये सब चीजें खाते हैं, तो ये अल्फा फॉर्म्ड स्ट्रक्चर से बनी होती है और इसी को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर फास्टली एब्जॉर्प्शन होता है, और फास्टली एब्जॉर्प्शन होने के कारण यहाँ पर जो गट होती है वो शॉर्ट होती है, और ये प्रोटीएस टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज करके एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, है ना। अब बात करें हम नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम के अंदर लेक ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होती है, और यहाँ पर क्या होता है, पोरफायरोसिन प्रेजेंट होता है, लेटरल लाइन सिस्टम, है ना, एंड म्यूथर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओक्यूलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन किसके लिए होता है, विजन के लिए प्रेजेंट होता है। और लॉस ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम, डिग्रेडेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना। मतलब अगर हम देखें तो एक लार्वल और एक एडल्ट फॉर्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर उनके फंक्शनिंग के लिए। अब एक्साइटेटरी सिस्टम की बात करें तो ये लार्वल एमिनोटेलिक होते हैं। एमिनोटेलिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है ना। एक्वेटिक होने के कारण क्या होता है, इनमें वाटर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वाटर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण इनकी बॉडी में क्या होता है, ये एमिनोटेलिक्स होते हैं, अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं, NH3, है ना, अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं वाटर में। और कुछ जो होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं, थोड़ा लिक्विड पार्ट्स होता है ना। अब लार्जली अगर हम देखें एडल्ट की बात, तो एडल्ट जो होते हैं हमारे पास यूरियोटेलिक होते हैं। ये क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन और थोड़ा विस्कस मल, जो उनका वाला विस्कस डाइजेस्टेड पार्ट होता है, उनका फॉर्मेशन करते हैं ना। हम इंटेग्यूमेंटल की बात करें तो थीन बायलेयर एपिडर्मिस विद थीन एपिडर्मिस, नो म्यूकस ग्लैंड और ग्रेन्युलर ग्लैंड्स। यहाँ पर कोई म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, ना कि कोई ग्रेन्युलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब इसकी बात करें हम एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिडर्मिस। स्क्यूमस एपिडर्मिस जो होता है हमारे डिफरेंट टाइप्स की होती है। स्क्यूमस होती है, क्यूबॉइडल होती है। क्यूबॉइडल अधिकतर पता है किसमें प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल जो होते हैं एब्जॉर्प्शन पार्ट में होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन में हो गई, या फिर एक सिक्रेटरी पार्ट में प्रेजेंट होती है, जैसे कि कोई हार्मोन का सिक्रेशन करना हो, कोई ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है ना। और एक होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल स्क्यूमस एपिथेलियल लेयर, है ना, स्क्यूमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल लेयर। अब होता क्या है, ये प्रेजेंट किस में होती है, ये प्रेजेंट मोस्टली ओवरी में प्रेजेंट होती है ना। ओवरी में क्या होता है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो उसमें ये सिक्रेशन का काम करती है। तो इसी टाइप्स की जो एपिथेलियल लेयर होती है, एपिडर्मिस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है, और ये इनके फंक्शंस के हिसाब से मैच्योरेशन होता है इनका वाला भी। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड ग्रेन्युलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है फॉर द हार्मोनल सिक्रेशन के लिए, है ना। तो अगर हमने ये चीज देखा तो लार्वा से एडल्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर इनके फंक्शनिंग के लिए। अब इनके फंक्शनिंग के लिए ये स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन ये किसकी हेल्प से होता है, हार्मोन की वजह से होता है। और ये जो मॉडिफिकेशन ही हमारे पास मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है।
है ना। अभी आपको समझ में आएगा मेटामॉर्फोसिस का रियल मतलब क्या होता है। अब अगर हम बात करें एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस की, तो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि हम देखें कि अगर हार्मोनल मेटामॉर्फोसिस की बात करें, जैसे कि एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस इज एसोसिएटेड विथ morphological change that prepare an aquatic organism for primarily terrestrial. Eurodale, these change include the resorptions of the tail. मतलब मैंने अभी ये चीज़ बताई आपको कि अगर हम एम्फीबियन की बात करें लार्वल फॉर्म में टेल्स प्रेजेंट है, अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट फॉर्म में जो है टेल एब्सेंट है। तो इस टेल का रिजॉर्प्शन ये हमारे पास एक मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल गिल्स, बिकॉज क्या होता है लार्वल फॉर्म में मैंने आपको अभी एक डिफरेंस बताया जिसमें कि लार्वल में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी इन गिल्स का क्या होता है, इन गिल्स का की रिजॉर्प्शन होता है। और जैसे कि क्या होता है समथिंग जो लार्वल फॉर्म होते हैं ये स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं और गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में गिल्स और स्किन्स का मेचुरेशन होता है या मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन में लंग्स का प्रेजेंट होता है, लंग्स का फॉर्मेशन होता है। अब इन लंग्स के फॉर्मेशन के लिए गिल्स का डिग्रेडेशन होना जरूरी है। तो ये डिग्रेडेशन एपोप्टोसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। और ये सारी प्रोसेस जो होती है हार्मोनल सिग्नलिंग के बेस पे होती है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ऑर्गन सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, यहाँ पर ऑर्गन्स का मॉडिफिकेशन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर बॉडी एंड फंक्शनिंग के लिए। एंड देन चेंज इन द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस आर इनिशिएटेड बाय थायराइड हार्मोन सच एज थायरोक्सिन। यहाँ पर जो होता है ये जो भी मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर जो लार्वल टू एडल्ट फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, ये सारी जो चेंजेबल सारी प्रोसेस होती है ये हार्मोन्स की वजह से होती है। और ये कौन सा हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है T4। पर ये स्टोरेज हार्मोन है। स्टोरेज हार्मोन क्यों बोल रहे हैं हम T4, बिकॉज क्योंकि ये एक्टिवेटेड हार्मोन नहीं है। अगर कभी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है वहां पर T4 जो होता है T3 में चेंज होता है, ट्राईआइडो थायरोक्सिन में। ट्राईआइडो थायरोक्सिन क्या होता है, ये मोस्ट एक्टिवेबल फॉर्म होता है। मोस्ट एक्टिवेबल फॉर्म होता है। एक्टिवेबल मीन्स क्या होता है कि यही एक्टिवेबल पार्ट जो होता है ये सारी प्रोसेस को एक्टिवेशन या फिर उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कौन कौन सी प्रोसेस होती है हम एक एक करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में। When the larval organ encounter these thyroid hormone, they can respond in any 4 waves: growth, डेथ, रिमॉडलिंग एंड रीस्पेसिफिकेशन। ग्रोथ डेथ मीन्स क्या होता है, ग्रोथ मतलब क्या होता है कि मेनली क्या है यहाँ पर लार्वल फॉर्म में टेल प्रेजेंट है और एडल्ट फॉर्म में जो होता है एक डेवलप्ड लेग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द लोकोमोशन के लिए, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल होने के कारण ये एक्वेटिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिन्स और फिन्स नहीं प्रेजेंट होगी। अब अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल की, तो एडल्ट फॉर्म टेरेस्ट्रियल होता है, तो इसलिए यहाँ पर डेवलप्ड लेग फॉर्म होते हैं। अब डेवलप्ड लेग फॉर्म होने के कारण क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डिफरेंस बताया, उन्हीं स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन किस टाइप से होता है और उनको किस किस प्रोसेस में रखते हैं, ये चीज हम आगे पढ़ रहे हैं। अब ग्रोथ जो होता है लेग्स का ग्रोथ होता है। डेथ की बात करें तो डेथ हमारे पास टेल का रिजॉर्प्शन होना, फिर उसके बाद में बहुत से सम पार्ट जैसे कि हम बोले आरबीसी का भी रिजॉर्प्शन होता है। आरबीसी के बाद में यहाँ पर स्किन रिजॉर्प्शन होता है, गिल्स का रिजॉर्प्शन होता है, डेथ होना, क्योंकि यहाँ पर एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उनका डेथ होना बहुत जरूरी है। तो रिमॉडलिंग मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था एक डिफरेंस में कि जो इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है लार्वल फॉर्म में, क्योंकि ये हर्बीवोर है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बहुत स्लोली होती है, क्योंकि डाइजेशन जो होता है ये बीटा फॉर्म में होता है। हमारे पास हर्बीवोर जो भी स्ट्रक्चर होता है इनके वाले ये बीटा फॉर्म स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब बीटा ग्लाइकोसाइडिक फॉर्म होते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, एम्फीबियन की लगभग बॉडी में अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक प्रोटीएस प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है स्लोली प्रोसेस में होता है। अब स्लोली होने के कारण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। अगर हम बात करें रिमॉडलिंग की और उसके बाद में रीस्पेसिफिकेशन की बात करें, तो बहुत से स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए यहाँ पर बहुत से केमिकल्स फॉर्मेशन होते हैं। रीस्पेसिफिकेशन मतलब केमिकल्स का ऐसा फॉर्मेशन होना जो कि चेंजेबल होते हैं लार्वा टू एडल्ट फॉर्मेशन के लिए। अब अगर हम बात करें ग्रोथ की, मॉर्फोलॉजिकल चेंज
एसोसिएटेड विथ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। अब एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस के लिए ग्रोथ कैसे डेवलप्ड होती है, मतलब ग्रोथ ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर। अब हम लार्वल टू एडल्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम जा रहे तो एडल्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ग्रोथ क्यों? द हार्मोन ट्राइहाइड्रोथायरोनिन, मैंने अभी बताया है कि T4 जो होता है T4 जो होता है कि स्टोरेज फॉर्म में, T4 नॉर्मली जो स्टोरेज फॉर्म में बनता है, पर जैसे ही हमारे पास मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होती है, मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होने पर T4 जो होता है T3 एक एक्टिव फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म में एक्टिवेटेड होता है, चेंजेबल हो जाता है, और यही चेंज होता है, ये सारी प्रोसेस को एक्टिवेट कराता है ना। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ द हार्मोन ट्राइहाइड्रोथायरोनिन इंड्यूस द सर्टेन एडल्ट स्पेसिफिक ऑर्गन टू फॉर्म द लिम्ब ऑफ एडल्ट फ्रॉग emerge from specific site on the metamorphosing tadpole and in eyes and both nictitating membrane and eyelid emerge। अगर हम बात करें जैसे कि निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था, ग्रोथ इसकी निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन फॉर्मेशन की हो रही थी, लेग फॉर्म हो रहा था यहाँ पर, और लेग फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर बहुत से न्यूरोनल या फिर हम बोल सकते हैं यूरियोटेलिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। तो ये ग्रोथ फॉर्मेशन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें मोरेवर T3 इंड्यूस द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू न्यूरॉन टू सर्व दिस ऑर्गन एज लिम्ब ग्रो आउट फ्रॉम द बॉडी एक्सिस, न्यू न्यूरॉन प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इन द स्पाइनल कोड्स। मतलब मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो न्यू न्यूरॉन का फॉर्मेशन होता है और न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, तो इसमें क्या होता है, न्यू स्ट्रक्चर किसकी वजह से फॉर्म होता है? ग्रोथ से। और एक ग्रोथ किसकी वजह से होती है? T3 के कारण, थायराइड हार्मोन्स के कारण। अब ये हार्मोनल सिग्नलिंग कैसे एक्टिवेट होती है और कैसे वर्क करती है, हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करें हम सेल डेथ की, तो सेल डेथ में क्या क्या होता है? सेल डेथ द हार्मोन T3 also induce the certain larval specific structure to the die, thus T3 cause the degradation of the pedal like tail। मैंने अभी चीज आपको बताई थी कि पेडल लाइक टेल का यूज कुछ नहीं है एडल्ट स्ट्रक्चर में, लार्वल फॉर्म में, बिकॉज क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होने के कारण यहाँ पर पेडल लाइक टेल्स का प्रेजेंट होता है। एंड दिस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग गिल्स, दिस वे आर इंपॉर्टेंट फॉर द लार्वल फॉर्म में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग गिल्स जो होते हैं, इनका रिजॉर्प्शन होता है और लंग्स में इसका मॉडिफिकेशन होता है, न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। और ये न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन किसमें? ग्रोथ में होता है। फर्स्टली जो प्रोसेस हमने देखी ग्रोथ, ये ग्रोथ में न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जैसे लंग्स, लेग, इनका प्रोलिफरेशन होता है फॉर द T3 हार्मोन सिग्नलिंग के द्वारा, है ना। When the tadpole muscle cell we are injected with the dominant negative T3 receptor। अगर हम बात करें कि T3 रिसेप्टर को अगर हम डोमिनेंट नेगेटिव कर दें तो वहां पर लार्वल टू एडल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। T3 का अगर लेवल नहीं बढ़ा, T3 को अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया T3 के रिसेप्टर को, तो वह T3 सिग्नलिंग प्रोसेस नहीं होगी। अब T3 सिग्नलिंग प्रोसेस नहीं होगी तो उसके कारण क्या होगा? यहाँ पर लार्वल टू एडल्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि रीस्पेसिफिकेशन नहीं होगा, सेल डेथ प्रोसेस नहीं होगी, और उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी, तो लार्वल टू एडल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर लार्वल फॉर्म जो होता है ये थोड़ा स्मॉल टू थोड़ा लार्ज फॉर्म में हो जाएगा भले ही, पर एडल्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो जो सिग्नलिंग है, हर किसी प्रोसेस के लिए सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट होती है। एंड देयरफॉर कुड नॉट रिस्पॉन्ड T3, the muscle cell survive, indicate that T3 told them kill themselves and by apoptosis. This was confirmed by demonstration that apoptosis inducing enzyme Caspase-9 is the important and in the causing cell death in the tadpole muscle cells। मतलब क्या है कि अगर T3 को इनिबिट कर दिया जाए तो एपोप्टोटिक एंजाइम जो है ये इनिबिट हो जाएंगे। एपोप्टोटिक क्या? ग्रोथ एंजाइम भी इनिबिट हो जाएंगे, रीमॉडलिंग या रीस्पेसिफिकेशन जो केमिकल्स फॉर्मेशन हो रहा है या प्रोसेस हो रही है, वो सारी प्रोसेस इनिबिट हो जाएगी। और इनिबिट होने पर लार्वल फॉर्म टू एडल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। नॉर्मली डेथ की प्रोसेस में क्या होता है? नॉर्मली अगर हम डेथ की प्रोसेस में देखें तो T3 जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल एपोप्टोसिस जीन जो होते हैं हमारे पास
केस्पेस 9 या केस्पेस 3, 6, 7 को एक्टिवेट करता है, जो कि एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराते हैं। और यही इंडक्शन जो होता है एपोप्टोसिस का, ये सारे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं उनके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ सम जो इम्यूनोलॉजिकल एंजाइम, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी होती है, वो भी हेल्प करती है, जैसे कि मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज क्या करती है, ये सारे स्ट्रक्चर को ईट कर लेती है, ईटन बाय मैक्रोफेज। और लीवर और स्प्लेन्स के द्वारा भी इनका डाइजेशन हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से। और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स किसकी वजह से बनते हैं, रीस्पेसिफिकेशन प्रोसेस में। रीस्पेसिफिकेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। मॉर्फोसिस, रीमॉडलिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो रीमॉडलिंग की अगर हम जनरली बात करें तो अमंग फ्रॉग, टॉड्स, अर्ट्स, सर्टेन लार्वल स्ट्रक्चर आर रीमॉडलेड फ्रॉम द एडल्ट नीड्स। मतलब लार्वल टू एडल्ट चेंज करने के लिए रिमॉडलिंग की प्रोसेस रिक्वायरमेंट प्रोसेस होती है। एंड थस द लार्वल इंटेस्टाइन विथ नंबरस कॉइल फॉर द डाइजेशन प्लांट मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द शॉर्टर इंटेस्टाइन फॉर द कार्निवरस डाइट्स। मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी कि हर्बीवोर जो होते हैं ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब बीटा ग्लाइकोसाइडिक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, नॉर्मली जो बीटा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स की बॉडी में, तो उसके कारण क्या होता है, इनका डाइजेशन बहुत कम होता है। डाइजेशन कम होने के कारण इनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होने के लिए लॉन्ग गट्स का फॉर्मेशन होता है, और लॉन्ग गट्स जो होते हैं ये पूरे डाइजेस्टेड मटेरियल को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। अब ये धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर गट लार्ज प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स जो होते हैं मेनली अल्फा प्रोटीएज एंजाइम से मिलकर, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। अब अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होते हैं ये अल्फा प्रोटीएज एंजाइम से डिग्रेडेड हो जाते हैं। अब अल्फा प्रोटीएज एंजाइम्स से डिग्रेडेड होने के कारण ये आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब इनके एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, इनकी गट जो होती है स्मॉल्स होती है। द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यू इंटेस्टाइनल एपिथेलियम आर प्रोबेबली ट्रिगर्ड बाय द डाइजेशन ऑफ ओल्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। मतलब कि जो ओल्ड हमारे पास जो लार्ज स्ट्रक्चर था गट का, उसका डाइजेशन हो रहा है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल कार्निवोरस गट्स, जो कि एक एब्जॉर्प्टिव गट्स है और हाईली फास्टली एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसलिए क्या होता है, इन एब्जॉर्प्शन के लिए जो ओल्ड पार्ट है उनका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। मेटलोप्रोटीएस, स्ट्रोमाइलेसिन 3 एंड बाय द न्यू ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द BMP4 एंड सोनिक हेडॉग जीन। अब इन जीन का जो होता है स्ट्रोमाइलेसिन और BMP4 सोनिक हेडॉग, ये जीन का एक्टिवेशन T3 के कारण होता है। T3 जो होता है एक हार्मोन्स है, T3 हमारे पास हार्मोन्स है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन का एक्टिवेबल फॉर्म है, जो मैंने अभी आपको आगे क्लियर किया। फिर भी मैं इसकी सिग्नलिंग जो होती है लास्ट में एक बार क्लियर करूंगा। अब हम बात करें बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन की। बायोकेमिकल्स मीन्स क्या होता है कि जो केमिकल्स बॉडी के रीस्पेसिफिकेशन के लिए यूजफुल होते हैं, उन केमिकल्स का यूज है फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि बहुत सी प्रोसेस होती है जिन्होंने अभी तक तो ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है लार्वल टू एडल्ट फॉर्मेशन में, बट अब जो ऑर्गन्स में फंक्शनिंग होती है, उन फंक्शनिंग के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन केमिकल्स का मॉडिफिकेशन जरूरी है। तो वो मॉडिफिकेशन रीस्पेसिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है। इन एडिशन टू ऑब्वियस मॉर्फोलॉजिकल चेंज, इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन occur during the metamorphosis as T3 induce the new sets of the protein in existing cells. One of the most dramatic biochemical change occur in the liver. Livers के अंदर लीवर के एंजाइम्स जो होते हैं मोस्टली लार्वल फॉर्म में डिफरेंट होते हैं और एडल्ट फॉर्म में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एडल्ट स्ट्रक्चर की बॉडी जो होती है लार्ज होती है, लार्ज, एंड लार्वल फॉर्म जो होते हैं ये स्मॉल बॉडी के होते हैं। अब स्मॉल बॉडी के होने के कारण क्या होता है, इनको स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, और ये स्मॉल अमाउंट में डाइजेशन प्रोसेस को प्रोसेस करते हैं। और ऐसे इसमें जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं ये डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं द लार्वल में और एडल्ट में, और इन एंजाइम्स का रीस्पेसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू होता है।
और ये किसके थ्रू होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की हेल्प से। इन द टेडपोल्स लाइक मोस्ट फ्रेश वाटर फिश एज एमिनोटेलिक। मैंने अभी बताया था, अपन ने डिफरेंस में ये देखा था कि लार्वल फॉर्म जो होते हैं एमिनोटेलिक्स होते हैं। अब एमिनोटेलिक्स होने के कारण ये अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं फॉर एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू, है ना। और अगर हम बात करें लार्वल के अंदर, तो लार्वल मोस्टली क्या होते हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं। अब यूरियोटेलिक होने के कारण क्या होता है, अमोनिया से यूरिया फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स का रीस्पेसिफिकेशन होना होता है। अब ये रीस्पेसिफिकेशन जो होता है डिफरेंट एंजाइम्स का, ये थायराइड हार्मोन की हेल्प से होता है और इसी प्रोसेस को रीस्पेसिफिकेशन कहते हैं। प्रोड्यूस द यूरियोटेलिक केमिकल्स मेचुरेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। और ये सारी जो होती है यूरिनरी सिस्टम के मेचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती है। अब आगे हम देखें, जैसे कि यहाँ पर लार्वल फॉर्म में अमोनिया प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एमिनोटेलिक होते हैं, वो एमिनोटेलिक्स होते हैं। अब एमिनोटेलिक टू यूरियोटेलिक फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक एंजाइम्स का स्पेसिफिकेशन होता है। उस एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेस। कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेस क्या होता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी की हेल्प से कार्बोमाइल फॉस्फेट में फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होता है, ये ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की हेल्प से सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये सिट्रुलिन जो होता है एस्पार्टेट के साथ ऐड होता है और आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की हेल्प से आर्जिनोसक्सिनेट में चेंज हो जाते हैं। आर्जिनोसक्सिनेट एक प्रकार का लायस एंजाइम्स की हेल्प से आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में सेपरेटेड हो जाते हैं और यही आर्जिनेस एंजाइम्स की हेल्प से यूरिया और ऑर्निथिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये ऑर्निथिन जो होता है साइकिल में वापसली रिपीटेडली प्रेजेंट हो जाता है और कार्बोमिल फॉस्फेट से सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है और ये साइकिल जो होती है कंटिन्यूसली चलते रहती है। और ये साइकिल इंड्यूस्ड होने का कारण क्या होता है? T3 एंजाइम्स की हेल्प, T3 हार्मोन से। T3 हार्मोन जो होता है कार्बोमिल फॉस्फेट को एक्टिवेट कराता है। ये हार्मोन जो होता है ये सिग्नलिंग प्रोसेस के थ्रू कार्बोमिल फॉस्फेट का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन कार्बोमिल फॉस्फेट प्रोटीन का एंजाइम्स के थ्रू ये अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन, ये साइकिल फॉर्म होती है। तो ये सारी प्रोसेस होती है रीस्पेसिफिकेशन की। अगर हम बात करें अब कि थायरोक्सिन जो एक स्टोरेज फॉर्म है, नॉर्मली ये लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, जैसे ही हमारे पास मेटामॉर्फोसिस एक्टिवेटेड होती है तो एक एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 डीआयोडीनेज। अब ये टाइप 2 डीआयोडीनेज क्या होता है, ये T4 को T3 में चेंज करा देता है। T3 जो होता है मोस्ट एक्टिवेबल फॉर्म है और यही एक्टिवेबल फॉर्म जो होता है ये टारगेट टिश्यू पर जाती है और टारगेट टिश्यू पर जाकर थायराइड रिसेप्टर से आकर बाइंड करती है। अब अगर हम देखें मेनली अगर बात करें तो थायराइड रिसेप्टर जो होता है ये अगर सिंगल प्रेजेंट है, मतलब अकेला अगर प्रेजेंट है ये, तो ये इनिबिटरी इफेक्ट शो करता है। अगर इसके ऊपर थायरोक्सिन हार्मोन आकर बाइंड भी कर जाए, ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 अगर आकर बाइंड भी कर जाए तो भी ये एक इनिबिटरी इफेक्ट शो करता है। बिकॉज क्योंकि इसके लिए को एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो होता है ये को एक्टिवेटर, जिसको हम बोलते हैं रेटिनोइक एसिड से जाकर बाइंड करता है और उसके बाद में ये T3 से बाइंड करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है थायराइड रिसेप्टर, रेटिनोइक एसिड प्लस थायरोक्सिन का, ट्राइआयोडोथायरोनिन का। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये सारे एंजाइम्स को या फिर डिग्रेडेटिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कराने का काम करता है। और जहां पर अगर हाई कंसंट्रेशन में T3 होता है तो एक एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 3 डीआयोडीनेज। ये हाई कंसंट्रेशन के T3 को एक इनएक्टिवेट फॉर्म में T2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और यही T2 फॉर्म जो होता है लास्ट में थायरोक्सिन में चेंज हो जाता है बाय द मॉडिफिकेशन के थ्रू स्टोरेज फॉर्म में। T4 जो होता है ये स्टोरेज फॉर्म होता है, ये स्पेसिफिक जगह जहां पर मेटामॉर्फोसिस होना होती है वहां पर जाता है और ये टाइप 2 डीआयोडीनेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है T3 के अंदर ट्राइआयोडोथायरोनिन में। और यही हार्मोन जो होता है ये रेटिनोइक एसिड प्लस थायरोक्सिन रिसेप्टर से बाइंड करके उसकी सारी सिग्नलिंग की प्रोसेस करता है और जो भी हमने सारी स्पेसिफिकेशन की प्रोसेस पढ़ी वो सारी प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। अगर हम यहाँ चीज देखें तो ये जो टेल का रिजर्प्शन हो रहा है और लास्ट में पेडल लाइक टेल का रिजर्प्शन होने के बाद में यहाँ पर एक डेवलप्ड
लेग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही डेवलप्ड लेग्स लास्ट में टेरेस्ट्रियल फॉर्मेशन के लिए, टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, और ये एक्वेटिक लोकोमोशन के लिए टेल और फिन्स का यूजफुल होता है। अब हम बात करें हार्मोनल कंट्रोल सिग्नलिंग कैसे होती है, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि हार्मोनल मेटामॉर्फोसिस चेंज फ्रॉग ऑफ डेवलपमेंट आर बोथ अबाउट बाय द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन T4 इनटू द ब्लड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा T4 का सिक्रेशन होता है, बट कन्वर्शन ऑफ T4 इनटू द मोर एक्टिव हार्मोन T3 बाय द टारगेट टिश्यू। और ये मैंने चीज आपको अभी क्लियर करी कि T3 जो कन्वर्टेबल होता है ये टारगेट टिश्यूज में होता है ना, और ये स्टोरेज फॉर्म होता है, एक इनएक्टिवेट फॉर्म होता है। एंड दिस डिग्रेडेशन ऑफ T3 इन द टारगेट टिश्यू, T3 बाइंड टू द न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर विच मच हाइगर एफिनिटी। और ये जो T3 से बाइंड होता है रिसेप्टर, ये बहुत हायर एफिनिटी का होता है। एंड द T4 कॉज दिस रिसेप्टर टू बिकम ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, और यही ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन का काम कराता है। And this level of T3 and thyroid receptor target tissue are essential for the producing metamorphic response in the each tissue। और यही जो रिसेप्टर और सिग्नलिंग प्रोसेस है ये यूजफुल होती है फॉर मेटामॉर्फोसिस के लिए। There are टू टाइप्स ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, और अगर हम मेनली देखें तो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर भी टू टाइप्स के होते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अगर हम बात करें बीटा रिसेप्टर की, तो बीटा रिसेप्टर जो होता है अभी मोस्ट एक्टिवेबल फॉर्म होता है। एक्टिवेबल क्यों? क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन में भी एक्टिवेट हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन में एक्टिवेटेड होता है, और ये डायरेक्ट एक्टिवेशन होता है। अब अल्फा की फॉर्म करें तो ये लो कंसंट्रेशन में एक्टिवेबल होता है। जैसे लो कंसंट्रेशन होती है जहाँ पर T3 की, तो वह अल्फा फॉर्म एक्टिवेटेड होता है। दिस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट ऑल टिश्यू इन द प्रेजेंट इवन बिफोर द ऑर्गेनिज्म हैज थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, thyroid receptor beta where is the produced gene that directly activatable by thyroid hormone। ये थायराइड हार्मोन में डायरेक्टली एक्टिवेटेड हो जाता है। एंड दस थायराइड रिसेप्टर अल्फा की बात करें तो लो लेवल, वेरी लो बिफोर द एडवांटेज मेटामॉर्फोसिस। और ये अल्फा जो होता है लो लेवल पे मेटामॉर्फोसिस के लिए यूजफुल होता है। अगर हम बात करें थायराइड रिसेप्टर डू नॉट वर्क अलोन, मैंने अभी ये चीज क्लियर करी कि थायराइड रिसेप्टर जो होता है अगर अलोन वर्क करता है तो इनिबिटरी इफेक्ट शो करता है। तो ये किसके साथ है? को रिसेप्टर होता है इसका वाला, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर प्रोटीन, जिससे बाइंड करके रिसेप्टर और थायराइड हार्मोन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और यही कॉम्प्लेक्स जो होता है मोस्ट एक्टिवेबल होता है और मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह वर्क करता है। तो ये सारा हमारे पास था। अगर मैं एक जनरल टर्म में आपको अगर बात करूं तो T4 जो है एक स्टोरेज फॉर्म है, और ये मोस्टली लार्वा फॉर्म में बनती है, लार्वल फॉर्म में बनती है। अगर हम लार्वल टू एडल्ट की बात करें तो लार्वल फॉर्म में जो होता है T4 का अमाउंट ज्यादा होता है, पर एडल्ट की बात करें जहां पर T3 का अमाउंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो T3 का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा होने के कारण ही एडल्ट फॉर्मेशन होता है। सॉरी, अगर मैं आपको एक जनरली बताऊं तो यहाँ पर हम लार्वा लेते हैं और या एडल्ट लेते हैं, है ना। अगर हम लार्वा फॉर्म की बात करें तो यहाँ T3 का लेवल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि T3 जो होता है लार्वल टू एडल्ट स्पेसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जहां पर T3 से एडल्ट फॉर्मेशन हो गया तो वहां पर T4 एंड T2 का लेवल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये एक स्टोरेज फॉर्म है, यहाँ पर इनका रीस्पेसिफिकेशन हो गया, इसलिए एडल्ट फॉर्मेशन में स्टोरेज की तरह वर्क करेंगे। तो स्टोरेज की तरह वर्क करेंगे तो यहाँ पर टाइप 3 डीआयोडीनेस एंजाइम ज्यादा होगा, और यहाँ पर टाइप 2 डीआयोडीनेस एंजाइम ज्यादा होगा, है ना, जो कि T4 को T3 में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब हम बात करें यहाँ पर T4, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीटा रिसेप्टर मेनली प्रेजेंट होगा या अल्फा रिसेप्टर मेनली प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन जब हमारे पास T3 का यहाँ पर होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बीटा फॉर्म तो हाई कंसंट्रेशन के लिए होता है और डायरेक्टली फॉर्म करता है सिग्नलिंग को, है ना। तो अगर हम ये सारी चीज देखें तो लार्वल के अंदर
T3 का लेवल ज़्यादा होता है टू एडल्ट के रिस्पॉन्स में कंपेयर में। एंड देन ये रीस्पेसिफिकेशन, रीमॉडलिंग, ये सारी प्रोसेस को एक्टिवेट करता है बाय द हेल्प ऑफ T3 रिसेप्टर। T3 प्लस थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्लस रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, है ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स बना के पूरी सिग्नलिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो ये सारा सब कुछ हुआ मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड, और यहीं पे मेरा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट टाइम पर वो लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ भी कमी महसूस होती है तो प्लीज़ कमेंट करें कि मैं अपनी सारी कमीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी और कम करूँ। थैंक यू।